बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ बीएसएन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है। और यूनिट 2 का जो आज का टॉपिक है वो है मॉडल थ्योरीज ऑफ डिजीज़ एंड काजेशन के डिजीज़ काजेशन जो है ना उसके बेस पे कौन कौन से मॉडल्स या कौन कौन सी थ्योरीज पेश किए गए हैं, तो उसके उसके बात करेंगे आज। ठीक है। सो लिखा गया है कि ह्यूमन डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ द होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन डिजीज़ जो है ना वो हमारे साथ तीन चीज़ों के इंटरेक्शन से आ जाती है। वो तीन चीज़ें कौन कौन से हैं? एक है होस्ट, एक है एजेंट और एक है एनवायरनमेंट। जब होस्ट एजेंट और एनवायरनमेंट का आपस में ताल्लुकात जो है ना वो मजबूत हो जाती है तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ डिजीज़ अकर हो जाती है एक ह्यूमन में। ठीक है। डिजीज़ काजेशन इज़ यूजुअली डिस्क्राइब द इन टर्म ऑफ फोर मॉडल। डिजीज़ काजेशन जो है ना ये हमारे साथ फोर मॉडल जो है ना ऐसे फोर मॉडल है जो कि यूजुअली डिजीज़ काजेशन को क्या कर देती है, डिस्क्राइब कर देती है। तो वो फोर मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक है जर्म्स थ्योरी, एक है एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड है, एक है व्हील ऑफ काजेशन और लास्ट है वेब ऑफ काजेशन। तो आइए एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज जर्म और थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो है ना ये हमारे साथ रॉबर्ट कोच एंड लुइस पेस्टर ने डिस्कस किया था, प्रपोज किया था। ठीक है। और इसमें बताया गया था कि अगर हमारे साथ ह्यूमन में डिजीज़ प्रेजेंट है तो उसमें हाँ वहाँ पे एक जर्म या एक माइक्रोब भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि जो डिजीज़ है वो माइक्रोब से ही क्या होता है, खास होता है। ठीक है। तो जब भी किसी इंसान में डिजीज़ मौजूद हो तो उसमें एक न एक माइक्रोब को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। सो लिखा गया है कि एवरी ह्यूमन डिजीज़ इज कास्ड बाय अ माइक्रोब और जर्म, कि हर इंसान में डिजीज़ जो है ना वो माइक्रोब या जर्म से खास हो जाती है। ठीक है। विच इज़ स्पेसिफिक फॉर देयर डिजीज़ एंड वन मस्ट बी एबल टू आइसोलेट। अगर किसी को डिजीज़ हो गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मस्ट भी आइसोलेट कर सकते हैं एक माइक्रोब को भी, क्योंकि जो डिजीज़ है वो उसी माइक्रोब से कास हो गई है। ठीक है। फिर दूसरी मॉडल जो है ना वो हमारे साथ थी एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है ना ये हमारे साथ ट्राईएड थी। ट्राईएड मतलब कि तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, ट्राई मतलब थ्री। ठीक है। तो वो तीन चीज़ें कौन कौन से थे? एक था एजेंट, एक था होस्ट और एक था एनवायरनमेंट। इस थ्योरी में बताया गया कि जब हमारे साथ एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जो भी डिजीज़ है इंसान में कास हो जाती है। ठीक है। सो लिखा गया है कि द बेस्ट नॉन बट मोस्ट डेटेड मॉडल, ये हमारे साथ एक बेस्ट नॉन मॉडल है। बेस्ट नॉन मॉडल मतलब कि ये बहुत मशहूर है, ज़्यादातर जितनी भी काजेशन मॉडल्स आते हैं ना तो उसमें मस्ट ये प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बेस्ट नॉन मॉडल है। ठीक है। इसके लिए बट मोस्ट डेटेड मॉडल ये जो है ना ये सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है। मोस्ट डेटेड है, मोस्ट डेटेड मतलब कि पुराना मॉडल है। और ये आजकल किस कौन से डिजीज़ के लिए है? कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से डिजीज़ होते हैं? वो डिजीज़ जो कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। इज द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन एमोंग। इस मॉडल के मुताबिक जब हमारे साथ एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीज लग जाती है। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, एक में लिखा गया है कि होस्ट है, एक जो है ना एनवायरनमेंट है और एक जो है ना पैथोजन है। इन सब का मिलाप हो गया है, ताल्लुक जो है ना वो अच्छा बन गया है, तो इसके दरमियान में क्या है, डिजीज आ गई है। ठीक है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि अब एजेंट क्या होती है। एजेंट जो है ना ये हमारे साथ जो डिजीज़ काज कर देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं। होस्ट क्या होती हैं? होस्ट जो है ना ये लिविंग थिंग, यूजुअली ह्यूमन, वो लिविंग थिंग या ह्यूमन या एनिमल जिसमें हर्बर हो। हर्बर मतलब कि पा लेना। जहाँ पे डिजीज़ का जो एजेंट है या जो डिजीज़ है अगर वो इंसान की किसी भी बॉडी पार्ट में मौजूद है और वहाँ पे पा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होती है? एनवायरनमेंट जो है ना ये हमारे साथ एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे साथ एनवायरनमेंट जो है ना वो गर्मी हो या सर्दी हो तो ये जो है ना बहुत असर कर देती है किसी भी डिजीज़ में। ठीक है। ज़्यादातर जो सर्दियाँ होती है ना तो उसमें नज़ला ज़ुकाम वगैरह शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो फ्लू वायरस है ना ये सर्दी में ज़्यादा जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डिवीजन वगैरह होती है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के ज़रिए से जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर लिखा गया है कि द मेयर प्रेजेंट ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट फैक्टर इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट द डिजीज़ इन मैन, कि अगर किसी के
नज़दीक या किसी जगह पे डिज़ीज़ भी प्रेजेंट है, एजेंट भी प्रेजेंट है, होस्ट भी प्रेजेंट है और इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट है, तो ये डिज़ीज़ को स्टार्ट नहीं करती किसी भी इंसान में, ठीक है। लेकिन अगर इसका इंटरेक्शन हो जाए, एक एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर ताल्लुकात बना ले, ठीक है, तो तब जो है ना ये हमारे साथ डिज़ीज़ को क्या कर देती है, उसके प्रोसेस को इनिशिएट कर देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, ये जो डायग्राम दिया गया है ना, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या है कि ससेप्टेबल होस्ट है, ठीक है, होस्ट मौजूद है, ये प्लांट जो है ना ये होस्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो भी मौजूद है, यानी टेम्परेचर, इन्वायरमेंट जो है ना वो भी अच्छा है, ठीक है, उसके लिए यानी उसके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ पैथोजन जो है ना वो भी मौजूद है, तो पैथोजन जो है ना इसे फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके डिजीज़ को क्या करेगा, कास करेगा, ठीक है। तो इन सब का जब इंटरेक्शन हो जाता है ना, तो तब हमारे साथ डिजीज़ कास होती है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों प्रेजेंट हो तो तब डिजीज़ नहीं, बल्कि इंटरेक्शन से असल में डिजीज़ कास होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एक एग्जांपल और दिया गया है कि वही चीज़ है, दोबारा से डिस्कस किया गया है कि ये हमारे साथ क्या है, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया, ये जो है ना वो पैथोजन होगा, और ये जो है ना ससेप्टेबल होस्ट हो गया, जिसमें चांसेस है कि डिजीज़ लग जाए। इन तीनों का जब इंटरेक्शन हो जाता है तो ये हमारे साथ डिजीज़ को कास कर देती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टीथ एंड गम्स, ठीक है, टीथ एंड गम्स यानी आपके जो टीथ है और उसके ऊपर जो गम्स है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई खुराक खाता है और वो शुगर वाला फूड है, ठीक है, शुगर वाला फूड अगर कोई खाता है तो इसकी वजह से जो है ना बैक्टीरिया शुगर के फूड में यानी शुगर वाले इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ कर देती है, ठीक है, और उसके जो डिवीजन वगैरह है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि होस्ट भी मौजूद है, ठीक है, इसके साथ साथ उसके लिए इन्वायरमेंट भी बन गया और यहाँ पे एजेंट भी मौजूद है, तो एजेंट का डिवीजन वगैरह भी हो गया, इन सब का इंटरेक्शन हो गया और इसने क्या किया, डिके कास किया, यानी टूथ का डिके किया, या जो गम है उसको डिजीज़ लग गया, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह आ गया। तो ये हमारे साथ क्या है, इंटरेक्शन ऑफ ऑल दिस तीन जितनी भी तीन थे ना, जो एजेंट, होस्ट और जो इन्वायरमेंट है, उसका इंटरेक्शन हो गया और इसी की वजह से जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमारे साथ क्या है, होस्ट भी मौजूद है, ठीक है, होस्ट में क्या है कि होस्ट जो है ना इंसान की जो इम्यूनिटी है वो लो है, ठीक है, इसके साथ साथ कंकरेंट डिजीज़, अदर डिजीज़ भी है, ठीक है, यानी शुगर वगैरह भी है, और इसके साथ साथ उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा खासा नहीं है, वो भी पुअर है, ठीक है। और फिर इन्वायरमेंट को अगर आप लोग देख ले तो इन्वायरमेंट भी उसका जो है ना वो क्राउडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक जगह पे रहते हैं, उसका वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं है, इसके साथ साथ उसका सैनिटेशन भी अच्छा नहीं है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा, ये जो है ना ये दोनों एजेंट को, यानी एजेंट भी मौजूद है, ठीक है, उसको टीबी भी है, तो अगर टीबी है तो उसका जो टीबी एजेंट है वो भी मौजूद है, लेकिन अभी टीबी जो है ना वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, पैसिव एक्टिव टीबी है। तो ये जो है ना ये दोनों मिलकर क्या करेगा, इस एजेंट को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे साथ टीबी को खास करेगा, एक्टिव टीबी होगा और बहुत सीवियर फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि इन सब का कम्बिनेशन बन गया, ठीक है, यानी जो होस्ट है वो भी आ गया, होस्ट के साथ साथ इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हो गया, और इन्वायरमेंट के साथ साथ जो एजेंट है उसका इंटरेक्शन हो गया। तो ये जब इन तीनों का इंटरेक्शन हो जाता है तो ये हमारे साथ टीबी को क्या करता है, फर्दर मोर सीवियर कर देती है और एक्टिव कर देती है। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा गया है कि अब डिजीज़ एजेंट क्या होती है, जो कि हमने एजेंट की बात की, तो एजेंट जो है ना ये हमारे साथ बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट होती है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, या एलर्जन हो गया, ठीक है, यानी जो एलर्जी को काज कर देती है। इसके साथ साथ केमिकल भी हो सकती है। इस बायोलॉजिकल में जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है, और जो केमिकल है उसमें क्या होता है, उसमें एयर पोल्यूटेंट हो गए, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, और टॉक्सिक वेस्ट हो गया या पेस्टिसाइड हो गया, ये केमिकल एजेंट है। इसके साथ साथ जो फिजिकल एजेंट है, तो फिजिकल में नॉइस हो सकता है, यानी शोर वगैरह, रेडिएशन हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके साथ साथ जो हीट है, ठीक है, या कोल्ड इन्वायरमेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है ना, तो या जो है ना इसकी जो रेस होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो इस वजह से भी हमारे साथ ये भी एजेंट हो गया।
अच्छा, फर्दर एजेंट में लिखा गया है कि मैकेनिकल एजेंट हो सकती है। मैकेनिकल एजेंट में क्या हो सकती है? एक्सपोजर एक्सपोजर टू क्रोनिक फ्रैक्शन। अगर कोई क्रोनिक फ्रैक्शन यानी क्रोनिक जो है ना, उस पे कोई बोझ है, कोई मजदूरी कर रही है, कोई कोई भी काम ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी जो, ये आप लोग देख सकते हैं ना इस इंसान को, ठीक है, इसने बोझ उठाया गया है, ठीक है, तो इस बोझ की वजह से यहाँ पे एक स्प्रेन आया है, ठीक है, उस स्प्रेन जो है ना बाद में स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा। इसके बाद जो है ना वो क्या होगा, वो फर्दर मोर जो है ना उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और इसकी वजह से उसकी जो ब्रेकडाउन है वो अकर हुई है और इसकी वजह से जो है ना उसको बहुत सारा मैकेनिकल एजेंट की वजह से बहुत सारा जो टीयरिंग या जो डिसलोकेशन है वो आ सकती है, ठीक है, और इवन के डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। अच्छा, फिर इसके बाद है सोशल। सोशल में क्या आ सकती है? सोशल में मैंने आप लोगों को बताया कि पोवर्टी हो सकती है। पोवर्टी की वजह से यानी गुर्बत की वजह से उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, उसको खुराक सही से नहीं मिलेगा, उसका जो रोटी कपड़ा मकान है वो नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वो क्या होगा, उसको हता ये कि उसको सही से पानी भी साफ़ नहीं मिलेगी, तो इस वजह से पोवर्टी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ का हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर उसको हेल्थ केयर जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, सही से उसको नहीं मिलता, तो इसकी वजह से भी उसकी डिजीज़ जो है ना वो सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एंड सोशल आइसोलेशन इसके साथ साथ डिप्रेवेशन वगैरह हो गए, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ क्या कर सकती है, डिजीज़ को काज कर सकती है, ठीक है, तो ये सोशल एक्सेस हो गया। अब जो डिप्रीवेशन है वो किस चीज़ को कहते हैं? तो डिप्रीवेशन जो है ना ये महरूमियत को कहते हैं, यानी अगर किसी सर्विस से, ऐसा सर्विस जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, तो वो अगर वो उससे वो महरूम हो, इसके साथ साथ अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो ये सब जो है ना ये डिजीज़ को काज कर देती है और ये सोशल एजेंट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आता है वेब ऑर्गेनाइजेशन। वेब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वेब असल में एक जाल को कहते हैं, एक नेट को, ठीक है, या एक स्पाइडर का जाल जो होता है। तो इसमें बताया गया है ना, ये हमारे साथ मैकमहन और पग ने पेश किया था और इन दोनों ने बताया गया कि ये हमारे साथ एक जाल का रोल अदा करता है। जब भी किसी को डिजीज़ होती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट, इन्वायरमेंट और होस्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि ये हमारे साथ डिफरेंट फैक्टर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट प्रीवियस डिजीज़ वगैरह मिल जाते हैं और इन सब का मिलाव जब हो जाता है तो तब हमारे साथ एक बहुत अच्छी बड़ी डिजीज़ जो है ना वो लग जाती है इंसान को, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक स्पाइडर का एग्जांपल दिया कि स्पाइडर की शेप में ये जो है ना एक नेट बना देती है और इस नेट के ज़रिए से जो है ना, मतलब वो नेट जब मिल जाता है तो वो हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग डिजीज़ जो है ना उसका उसको बना लेता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजीज़ को डेवलप कर देता है। सो लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल वेब of causation wherein the various factor example कोलेस्ट्रीमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन। अगर हमारे साथ हाइपरकोलेस्ट्रीमिया हो जाए यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए, स्मोकिंग अगर एक इंसान कर रहा है और इसके साथ साथ अगर हाइपरटेंशन है, तो ये हमारे साथ डायरेक्ट ही हार्ट अटैक को काज कर देती है, ठीक है। लाइक आर लाइक इन इंटरेक्टिंग वेब ऑफ द स्पाइडर। ये सब जो है ना, ये सब जब मिल जाते हैं तो ये एक स्पाइडर का जो वेब होता है, स्पाइडर का जो नेट होता है ना, स्पाइडर का जो जाल होता है, उसकी तरह एक किरदार अदा करता है, ठीक है। ईच फैक्टर इज इट ओन रिलेटिव Each factor has its own relative importance in the causation of final departure from the स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। हर एक फैक्टर का जो है ना अपना अपना क्या है, किरदार है, ठीक है, लेकिन ये जब वो सारे मिल जाते हैं ना, तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है, यानी बहुत बड़ा डिजीज़ जो है ना वो काज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ जो है ना वो अनहेल्दी हो जाता है, इवन की डेथ भी काज हो सकती है, एज वेल एज इंटरेक्ट विद अदर मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। जब ये मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ को क्या कर देती है, कास कर देती है, ठीक है, एक दूसरे की जो क़ुव्वत है उसको बढ़ा देती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे साथ क्या है, अगर हमारे साथ डाइट अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर हमारे साथ डाइट अच्छा नहीं है, डाइट के साथ साथ अगर कोई फिजिकली भी एक्टिव नहीं है, इसके साथ साथ अगर किसी का हार्मोन में भी क्या है, ओबिसिटी है, तो ये चारों, और इसके साथ साथ अगर वो जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज्ड है, ठीक है, तो ये चारों मिलकर हमारे साथ क्या बनाती है, ओबिसिटी, इंसान को ओबिसिटी काज कर देती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ओबिसिटी भी है, ठीक है, और ओबिसिटी के साथ साथ अगर और क्या है, अच्छा, अगर किसी को ओबिसिटी है और ये चारों भी मिलकर है और इसके साथ साथ उसको स्ट्रेस भी है, ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से वो स्मोकिंग कर रहा है और इसके साथ साथ अगर उसके जो ब्लड है, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो भी इरेगुलरिटीज़ है और इसके साथ साथ उसको हाइपरटेंशन भी है क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ फर्दर क्या लिखा है कि
फर्दर लिखा गया है कि अगर वो हाइपरटेंशन के साथ साथ उसको हाइपरटेंसिव डिजीज़ भी है और इस हाइपरटेंसिव डिजीज़ के साथ साथ उसको अगर कोई स्ट्रोक भी हो गया है, ठीक है, स्ट्रोक्स भी हो सकता है, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ओबिसिटी है तो ओबिसिटी की वजह से जो ज़्यादातर जो आर्टरीज है वो हार्ड हो सकती है, आर्टरी हार्ट्स हो जाए तो इसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी स्ट्रोक हो सकती है। अगर ब्लड क्लॉट हो गए तो तब भी स्ट्रोक हो सकती है, अगर ब्लड क्लॉट हो गए तो तब भी हमारे साथ जो हार्ट डिजीज़ है वो आ सकती है, अगर आर्टरीज हार्ड हो गए तो तब भी हमारे साथ हार्ट डिजीज़ आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट काजेस है, एक नट की तरह जो है ना ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर देती है और कितनी बड़ी बड़ी यानी स्ट्रोक कितनी बड़ी डिजीज़ है, ठीक है, इसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, हाइपरटेंसिव डिजीज़ कितने बड़े हैं, तो ये सब जो है ना ये खास कर देती है, ठीक है, जो कि डेथ भी इसकी वजह से फिर खास हो सकती है। अच्छा, अब जो लास्ट थ्योरी है उसको हम कहते हैं व्हील ऑफ काजेशन। व्हील जो है ना ये हमारे साथ जो जो गाड़ी की टायर होती है ना उसको हम कहते हैं। तो द व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी में क्या बताया गया है कि एज मेडिकल नॉलेज एडवांस इन एडिशनल एस्पेक्ट इंटरेस्ट दैट कैम इनटू द प्ले एंड कंपैरेटिव रोल ऑफ जेनेटिक एंड द एनवायरनमेंट। इसने बताया, इसने अपनी नया कंसेप्ट पेश किया, ठीक है। ये जो तीनों कंसेप्ट थे ना ये पुराने थे, अब नया कंसेप्ट क्या आया कि अगर एक इंसान में क्या है डिजीज़ है, ठीक है, तो वो या तो वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन की वजह से है और या जो है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होती है, जो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होती है वो फैक्टर जो कि आउटसाइड मौजूद हो द होस्ट, ठीक है, फैक्टर एंड काजेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये इस फैक्टर की वजह से यानी जेनेटिक और जो इन्वायरमेंट है इसकी वजह से हमारे साथ डिजीज़ काजेशन हो जाती है। फिर लिखा गया है कि द ट्राइड एज वेल एज द फिफ्थ थ्योरी डज नॉट एडिक्वेटली कवर ऑफ द दिस डिफरेंशियल। अब जो हमारे साथ जो ट्राइड थ्योरी थी यानी जो जेनेटिक जो एजेंट इन्वायरमेंट और जो होस्ट के बारे में उसने बताया, ठीक है, और जो वेब थ्योरी थी जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इन दोनों ने ये जो टॉपिक है ये जो डिफरेंशियल है कि जेनेटिक की वजह से भी डिजीज़ आ सकती है, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, तो इस चीज़ को इसने कवर नहीं किया, जो कि यहाँ पे हमारे साथ फिर व्हील ने क्या क्या डिस्कस किया इसको टू एक्सप्लेन सच रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है। तो व्हील थ्योरी ने क्या किया, जो जेनेटिक फैक्टर और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसको डिस्कस किया, ठीक है, इसको इसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि ये हमारे साथ असल में डिजीज़ काज कर देती है, ठीक है। और ये कब पेश किया था, तो ये हमारे साथ 1985 में पेश किया था मॉसनर एंड क्रेमर ने। अच्छा, द थ्योरी डी एम्फसाइज द एजेंट। थ्योरी ने बताया, इस थ्योरी ने बताया ना, द व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी ने क्या बताया कि ये जो डिजीज़ हमारे साथ काज होती है ना ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट की वजह से काज नहीं होती, बल्कि द थ्योरी विजुअलाइज ह्यूमन डिजीज़ इन द फॉर्म ऑफ व्हील। इस थ्योरी ने इन द फॉर्म ऑफ व्हील यानी एक पाई की शक्ल में, एक टायर की शक्ल में इस थ्योरी को क्या किया, इस डिजीज़ काजेशन को डिस्कस किया, ठीक है। विच हैज़ द सेंट्रल हब, उसने बताया कि एक सेंट्रल हब होती है, सेंट्रल हब यानी उसके दरमियान में एक गोल सी हब होती है, ठीक है, जो टायर के बीच में एक हब होती है ना, एक गोल दायरा होती है, ठीक है, तो उसको हम सेंट्रल हब कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग द जेनेटिक, वो जो है ना वो हमारे साथ असल में जेनेटिक को रिप्रेजेंट कर देती है, यानी उसकी वजह से जो है ना ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो सेंट्रल हब है ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिकली कंपोनेंट्स है, ठीक है। एंड द पेरिफेरल पोर्शन, और जो पेरिफेरल पोर्शन है ये जो बाद वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है तो उसको हम पेरिफेरल पोर्शन कहते हैं। तो पेरिफेरल पोर्शन जो है ना ये हमारे साथ एनवायरमेंटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि ये जो है ना ये हमारे साथ क्या है, ये जो सेंट्रल हब है इसको हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज करते हैं, ठीक है, कि ये जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है डिजीज़ का तो ये इसकी वजह से होती है। और इसके बाद जो ये वाला लाइन है ना ये वाला, तो ये हमारे साथ किस चीज़ को जाहिर कर देती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, ठीक है। और इसके जो ये जो तीन यहाँ पे जो तीन लाइंस दिए गए हैं, तो इसमें आगे स्लाइड में बताया गया है कि हमारे साथ सोशल, बायोलॉजिकल और जो फिजिकल क्या है जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है ना डिजीज़ काज होती है, ठीक है। तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइक एनी व्हील द आउटर पार्ट, जो आउटर पार्ट है उसको हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट में क्या कर देते हैं, सपोज कर देते हैं, ठीक है। और जो इनर पार्ट है उसको हम जेनेटिकली
कंपोनेंट सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो 3 स्पोक्स होते हैं ना, टायर की जो 3 स्पोक्स होते हैं, इस तरीके का 3 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो इस 3 स्पोक को हम बायोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट को सजेस्ट कर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एज इमेजिन कर देते हैं। सो ये हमारे साथ क्या है, इन चारों का, यानी बायोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल और इसके साथ साथ जेनेटिक, ठीक है, इन सब का मिलाप को जब इसका इंटरेक्शन हो जाती है, मिलाप हो जाती है, तो तब हमारे साथ एक डिजीज़ अगर हो जाती है। ये बात किसने की थी? द व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी ने, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होती है? स्टूडेंट्स रिमेंबर रखना है कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, ये हमारे साथ एक ऐसा कंसेप्ट है, इसमें हम जो डिज़ीज़ की जितनी भी जो कोर्स है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि डिज़ीज़ की जो कोर्स होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। या एक डिफिनीशन आप लोग लिख ले, जो कि स्लाइड में मौजूद नहीं है लेकिन थोड़ा आसान है, ठीक है, तो इस वजह से आप लोग लिख ले। द प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट। जब हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट से पहले जो है ना, यानी साइन एंड सिम्टम से पहले जो डिजीज़ मौजूद होती है, उसका जितना भी जो कोर्स होता है, जितना भी उसका जो टाइम होता है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ अ की कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे साथ की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का पता चल जाता है, तो हमारे साथ जितनी भी रिसर्चेस है डिजीज़ के बारे में, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ की जो काज वगैरह है, तो उसका बहुत जल्दी से फिर हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ रेफर्स टू द अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है, यानी इसमें हमारे साथ कोई भी इंटरवेंशन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। कोई भी इसमें जो साइन एंड सिम्टम या जो इंटरवेंशन या जो क्या है, जो डायग्नोसिस वगैरह है, वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ है। तो इस सारे टाइम को हम क्या कहते हैं? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं। नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके ज़रिए से फिर हम जो डिजीज़ की जो प्रिवेंशन है और जो कंट्रोल है, वो बहुत आसानी के साथ करेंगे, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में पर्दे लिखा गया है कि आफ्टर कंटेक्ट विद एन इन्फेक्शियस एजेंट, जब आप एक इन्फेक्शियस एजेंट के साथ कंटेक्ट कर देते हैं, देयर इज़ एन थ्योरेटिकल पॉइंट एट विच द डिजीज़ प्रोसेस में बिगिन, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कंटेक्ट के साथ जो है ना, आपको डिजीज़ नहीं लगती, बल्कि ये इन्फेक्शन जो है ना, ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है ना, आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है, ये अपने होस्ट में चला जाता है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो जाती है, ये फर्दर मोर अपने आप को स्ट्रांग कर देता है, और तब जो है ना, ये अपने आपकी बॉडी पे अटैक कर देता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर बनाता है, और आप पे क्या एक डिज़ीज़ को कास कर देती है, ठीक है। तो तब ये डिज़ीज़ कास होती है। तो ये सारी हिस्ट्री को, ये सारी जितनी भी कोर्स ऑफ लाइफ है एक डिज़ीज़ का, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ कहते हैं। विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड, अगर हमने मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया, ठीक है, तो तब जो है ना इस प्रोसेस का एक एंड निकल आता है, ठीक है। वो एंड जो है ना, वो या तो वो रिकवरी हो सकती है, जैसे कि फ्लू का अगर आप लोग एग्जांपल ले ले, तो 3 दिन बाद जो है ना, हम कोई भी ट्रीटमेंट ना कर ले फ्लू का, तो तब भी हमारे साथ इंसान जो है ना, वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसी डिजीज़ होती है जिसका हम इंटरवेंशन नहीं करते, तो तब उसकी वजह से डेथ भी कास हो सकती है, और जो डिसेबिलिटी है वो भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहले इंसान जो है ना, वो ससेप्टेबल स्टेज में होता है। ससेप्टेबल स्टेज यानी वो एक डिजीज़ आया है एक कम्युनिटी में, ठीक है, और वहाँ के लोग जो है ना, वो सारे अब ससेप्टेबल है, उसको चांसेस है कि डिजीज़ लग जाए। फिर उसके बाद जो है ना, उसका एक्सपोजर हो जाता है, यानी यहाँ पे आप जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो उसकी बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है। अब एंटर हो गया है, लेकिन ये जो स्टेज होता है ना, ये जो सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना, अब डिजीज़ अंदर गया है, ठीक है, डिजीज़ जो है ना इंसान को हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इंसान जो है ना, वो थोड़ा इल सा महसूस करता है। फिर उसके बाद जो है ना, साइन एंड सिम्टम आते हैं। जब साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? जाके हॉस्पिटल में उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह कर देते हैं। तब जो है ना, हमारे साथ क्या होती है? डायग्नोस हो जाती है। जब डायग्नोस हो जाती है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी अब जो है ना, अब डिजीज़ जो है ना, वो मेडिकल प्रोफेशनल वगैरह उन लोगों के पास चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, या तो रिकवरी हो जाती है, अगर उसका ऐसा डिजीज़ था जो कि ठीक होने का लायक था, ठीक है, और उसके लिए वैक्सीन वगैरह सब मौजूद थे, तो या तो वो इंसान रिकवर हो जाता है। अगर रिकवर नहीं हो गया, तो या तो
डिसेबल होगा और इवन के उसकी वजह से फिर डेथ भी काज हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब हमारे साथ नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के कोर्स में या जो टाइम है उसमें आता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। अब स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ क्या होती है? इन सम पीपल हाउ एवर द डिजीज़ प्रोसेस में नेवर प्रोग्रेस टू क्लिनिकली एफरेंट इलनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें डिजीज़, जिसको डिजीज़ लग जाती है, ठीक है, लेकिन उसका डिजीज़ जो है ना वो बिल्कुल साइन एंड सिम्टम को शो भी नहीं करता और खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्लू का एग्जांपल दे दिया। इन अदर्स द डिजीज़ प्रोसेस में रिजल्ट इन इलनेस दैट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर आर फेटल। ठीक है, लेकिन कभी कभार अदर लोगों में, ठीक है, जिसमें जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, ठीक है, जिसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो उस बैक्टीरिया के लिए, उस वायरस के लिए क्या हो, बहुत अच्छा हो, फेवरेबल हो, ठीक है, तो तब जो है ना ये डिज़ीज़ हमारे साथ क्या कर देती है, प्रोसेस कर देती है और प्रोसेस करके ये रिज़ल्ट में क्या लाती है, इलनेस को लाती है, इवन कि इसकी वजह से माइल्ड, सीवियर और फिर उसकी वजह से जो है ना डेथ भी अकर हो सकती है। ठीक है, इंसान के लिए फेटल यानी डेथ की काज भी बन सकती है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि दिस रेंज स्कार, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, इस रेंज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, यानी कि इंसान में जब डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, और जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती या उसकी डेथ नहीं होती, तो इन सारे रेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कैन इंक्लूड एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस, द केसेस ऑफ इलनेस डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल clinician in the community often represent only the tip of the iceberg। अब टिप ऑफ आइसबर्ग क्या होती है? तो टिप ऑफ आइसबर्ग जो है ना, ये हमारे साथ एक आइस का बड़ा टुकड़ा होता है जो कि पानी में होता है, ठीक है, तो पानी में जो छुपा हुआ बड़ा टुकड़ा होता है तो उसको हम हिडन एरिया कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि ज़ाहिर हो जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है, और जो ज़्यादातर जो डायग्नोस हो जाती है इलनेस की साइन सिम्टम जो होती है, ठीक है, तो उसको सजेस्ट किया है कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है, जो कि सबको दिखाई देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हमारे साथ जो डिजीज़ होती है ना, वो असल में क्या होती है, इसी तरीके का मैं आप लोगों के साथ ड्रा कर देती हूँ, ठीक है, कि इसी तरीके का एक आइसबर्ग होता है, ठीक है। अब आइसबर्ग का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये पानी में छुपा हुआ होता है, ठीक है, और ये वो हिस्सा है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम नहीं होती, ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ पे डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस एजेंट भी पाया जाता है, लेकिन इस इंसान में कोई साइन सिम्टम नहीं होती, तो इस वजह से इसको कोई मसला भी ज़्यादातर नहीं होती, सिकनेस वाली फीलिंग सिर्फ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान जो है ना, ये क्या कर देते हैं, ये जो है ना, ये करियर बन जाता है दूसरे इंसानों के लिए, ठीक है। जब करियर बन जाता है तो ये जो है ना, इन्वायरमेंट जनरेशन टू जनरेशन इन्वायरमेंट में हर किसी को, कम्युनिटी में हर किसी को, सोसाइटी में हर किसी को डिजीज़ को क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। लेकिन ये एरिया जो है ना, ये हिडन एरिया है, किसी को भी पता नहीं है कि करियर कौन है, ठीक है, लेकिन हर किसी में इन्वायरमेंट जो डिजीज़ है वो क्या होती है, वो फैल जाती है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये असल में हमारे साथ क्या है, ये असल में वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कि सबको दिखाई देती है, ठीक है। किस तरीके से सबको दिखाई देती है, मतलब इसमें जो है ना साइन सिम्टम की, कोई ऐसा इंसान जिसमें साइन सिम्टम आ जाती है, जो कि टेस्ट वगैरह कर देते हैं तो उसमें उसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कि करियर नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोग जो है ना अपना इलाज कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये हिडन वाली एरिया होती है जो कि कैरियर बनती है ज़्यादातर सारी कम्युनिटी का, सारी इन्वायरमेंट का, सारी सोसाइटी का, ठीक है, और ये जो है ना, ये हिडन एरिया होती है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का जो किस्सा है वो आगे स्लाइड में भी आ रहा है, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि मेनी एडिशनल केसेस मे बी टू अर्ली टू डायग्नोज आर मे नेवर प्रोग्रेस टू द क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि हम बहुत जल्दी जो है ना उसको डायग्नोज कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी क्लिनिकल स्टेज पे नहीं जाते और इंसानों के लिए, अदर लोगों के लिए करियर बन जाते हैं, लेकिन वो जो है ना उस पर खुद की कोई भी साइन सिम्टम नहीं होती। पर्सन विद इनएफरेंट आर अनडायग्नोस्ड इन्फेक्शन, वो इंसान जिसमें इनएफरेंट यानी उसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका जो इन्फेक्शन है वो डायग्नोज भी नहीं हुआ है, तो वो जो है ना वो दूसरों का इन्फेक्शन कास कर देता है, वो दूसरे के लिए करियर बन जाता है, लेकिन खुद जो है ना उस पर कोई इतना खासा असर नहीं पड़ता, ठीक है। सच पर्सन हु इज इन्फेक्शस बट
हैव सब क्लिनिकल डिजीज़ आर कार्ड कैरियर। और वो इंसान जो कि क्या हो, जो कि इन्फेक्शस हो लेकिन डायग्नोज नहीं हुआ है, सब क्लिनिकल डिजीज़ उसमें नहीं है, तो ये जो है ना ये हमारे साथ ज़्यादातर कैरियर बन जाता है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।